तेल की कढ़ाई उबाली, ठीक है, उसमें रुपया छोड़ा, ठीक है, और जिसके ऊपर दोष मढ़ा गया है वो उस रुपए को खोलते हुए तेल से निकालेगा। अगर जल गया काटा कहते हैं उनको, ठीक है। तो जो तो हगाटा वंश का है वो तो हो गया शूरा, तो इसलिए नंदराम का नाम हिस्ट्री में दर्ज नहीं हुआ, का सियाना हो गया। और चौतरू के बेसिकली काम क्या होता था? मुंधोल वालों को तो कहते चौथ में, वो लोग है कि नहीं है, क्या है? मुंधोल डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखा है किसी उसका उदाहरण लेकर के, जैसे मुंदान वाले हैं तो वो खूंद है, ब्राह्मण है लेकिन वो खूंद है, खत सियाना हो गया, खत सियाना हो गया, उसको कहते थे सदर सियाना। अच्छा। और 4 खतें अंग्रेजों के आने के बाद नई सर्जित हुई, जैसे ये ऊपर एक खत सर्जित हुई नानसेव खत। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी छोटे भाइयों की शादी नहीं होती, उनको बड़े भाई से, बड़े भाई की घरवाली से ही बच्चे प्राप्त होते हैं। मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, जिनमें से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जौनसार की है। तो जौनसारी जनजाति में 3 क्षेत्र आते हैं, जिसमें देवगार, बावर और जौनसार है। तो आइए इसी के बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री चतर सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा, जौनसार बावर के क्षेत्र जो है उसमें हम 3 क्षेत्र को जानते हैं, जौनसार, बावर और देवगार। इन सबकी बाउंड्रियां किस तरीके से निर्धारित करी गई है? जौनसार बावर की जो बाउंड्री है और जो 3 क्षेत्र है वो ये है कि जैसे मान लिया उदाहरण के लिए बावर है, बावर लीजिए आप, बावर सबसे बड़ा क्षेत्र। जी जी। तो प्रॉपर बावर, फणार खत, शिलगांव खत, लखौ खत, मेघरेव खत, ये 5 खतें तो बावर की आती है जी। और 6ठी खत देवघार की है। देवघार में एक टाइम ये जो हनोल का बास्तिल बिन्नाड वाला जो कोटी वाला जो क्षेत्र है, कोटी जहां नवाड़ा मंदिर है अवसी महाराज का, ये देवघार का हिस्सा है। ठीक है। जो अंग्रेजों के टाइम जो पहला यहाँ कार्यालय खुला वो फॉरेस्ट का खुला, तो आज भी कोटी का जंगल देवघार रेंज में है। अच्छा। बावर रेंज में नहीं, बावर रेंज में नहीं आता, देवघार रेंज में है। तो ये तो है, इसका पुराना नाम था, उससे पहले पुराना नाम था इसका किरण। किसका? देवघार का? देवघार और 5 खत ये बावर, 5 खत के इसका पूरा नाम था किरण। और 12वीं हिमाचल, ये पुराना नाम था इसका किरण। ठीक है। ये तो इसकी जो बाउंड्री है वो है रोटा खड के पल्ली तरफ शीली खड है, सवड़ा से अकराता साइड, रोटा से तीवनी साइड शीली खड है। शीली खड इसकी बाउंड्री है। ठीक है। एनाड़ नीचे और ऊपर गई हो। अच्छा, अब जो दूसरा क्षेत्र आया वो आया कंडमान का। कंडमान का कौन सा क्षेत्र आया? कंडमान का क्षेत्र आया, इसमें खूंद होते थे पहले, जो है ना खतें होती थी। पहली हो गई लखौ खत, कैलौ खत, सॉरी कैलौ खत, जिसमें कुनेण वगैरह है जो। जी जी जी। दूसरी हो गई दुनौ खत, जाड़ी वारी। तीसरी हो गई मेशेऊ खत। चौथी थी तिरनेऊ खत, बाइला। ये 4 खतें थी कंडमान की जो है। इनकी जो बाउंड्री आती है वो जंगला चौकी के पास से एक खट गया नीचे मयार खट को तक जो है, ये इनका क्षेत्र ये है जो है। उसके नीचे जौनसार है। तो ये 4 और 6 10। बाद में एक खत और बन गई थी ऊपर, कांडोई बारम वाली, तो 11 खत ये ऊपर हो गई थी। और 39 में से 11 गए 9 और 2 28। 28 खतें जो है जौनसार की है। और इसमें जौनसार जितना भी है मतलब 28 खतें हैं, 4 इनके चौतरू है,
हमारे यहाँ नहीं था चौंतरू। हमारे यहाँ चौंतरू का काम वजीर करता था, और कंडमान में चौंतरू का काम जाड़ी का सियाना करता था। उसको आड़ू कहते थे लोकल भाषा में। जी जी जी। आड़ू किसको कहते, जो मकान होता है ना, तो मकान में दरवाजे पे शोरो ठेली लगती है, मतलब उसको क्रैप बाल, मतलब भूकंप रोधी, हाँ उसको आड़ू कहते हैं। ठीक है। यानी कि उनको चारों खतों का एक बंधन था वो। तो वो 4 खते तो कंडमान की है, 6 खते किरण की है, जो देवघर और बावर में बाद में विभाजित हो गया मानसू के आने के बाद। और 28 खते हो गई ये उसकी क्या नाम, जौनसार की। इन 28 खतों में भी ऐसा है कि 24 खत तो है खूंदों की। खूंदों किधर पड़ा है? खूंद मतलब जो राजपूतों की जो राजपूत नहीं, उसमें ब्राह्मण के भी है, जैसे मुंदान वाले हैं तो वो खूंद है ब्राह्मण है लेकिन वो खूंद है। और 23 राजपूत थे सियाने। और 4 खते अंग्रेजों के आने के बाद नई सर्जित हुई। जैसे ये ऊपर एक खत सर्जित हुई नानसेव खत कांडोई भरम, वैसे ही नीचे 4 हुई कोथी, बुरासुआ, रंगेऊ, लावड़ी। इसमें ये रावत लोग रहते थे, ठीक है, जो अपने आप को राजवंश के मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम खत से आना जो है खौश होता है, तो हम खौश के अंदर नहीं रहेंगे, हम तो अलग से। वो अपना उनकी खत की सियानचारी सिर्फ यहाँ तक सीमित थी कि वो जो माल गुजारी इकट्ठी करते थे वो खुद कालसी में जमा करते थे। जैसे ऊपर के 6 खत के लोग हैं तो बास्तिल में इकट्ठी करते थे, फिर वहां से 2-4 लोग कालसी आते थे। 4 खत कंडमान के लोग हैं तो वो जाड़ी में इकट्ठी करते थे, वहां से 2-4 लोग फिर उस पैसे को लेकर के कालसी आते थे। ऐसे ही नीचे जो है वो 4 चौंतरू थे, जिनमें 3 राजपूत थे और 1 ब्राह्मण था। ये चौंतरू क्या, ये भी खत वाले सिस्टम थे या कि ये कुछ अलग था? चौंतरू का मतलब है कि भाई जैसे एक तो हो गया गांव सियाना, ठीक है, गांव सियाना जो एक गांव का सियाना है, सियाना, ठीक है। बड़ा मजेदार किस्सा मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा समय लूंगा, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने लिखा है किसी उसका उदाहरण लेकर के कि ग्रामीण भारत की जो व्यवस्था थी वो शुक्र नीति सार के मुताबिक थी। मतलब शुक्र नीति सार में ये है कि आपका एक परिवार है, ठीक है, उसका एक मुखिया है, उस परिवार पर उसका कंट्रोल है, जो वो कहेगा वो चलेगा। फिर उसका एक गांव है, गांव का एक मुखिया है, वो उसके हिसाब से चलेगा। सारे घर के मुखिया जो है वो उसके अंदर है। फिर एक खत है 5, 7, 10, 15 गांव की या 3 गांव की, उनका खत सियाना हो गया। खत सियाना हो गया, उसको कहते थे सदर सियाना। अच्छा, खत सियाना को ही सदर सियाना कहते हैं। सदर सियाना तो उर्दू फारसी का शब्द है, बाद में आया हुआ जो है ना। तो ये हो गए सियानों की, चौंतरों की परिभाषा जो है। तो जब तक हम ब्रिटिश के अंडर नहीं आए थे, हम सरमौर में थे, अपनी पुरानी जो रियासत है हमारी सरमौर है, तब तक जो है वो 4 चौंतरू ऐसे थे कि 2 तो थे हिमाचल में, जिसमें टिटियाने का पंडित था चौंतरू, और टारूबेला का राजपूत था चौंतरू, और 2 चौंतरू थे जौनसार में, ठीक है, जिसमें दोयरे का तो था राजपूत चौंतरू और मुंदाने का था पंडित जोशी जो है चौंतरू। अच्छा, एक चौंतरू मुंधोल वालों को तो कहते चौंतरू, वो लोग है कि नहीं है, क्या है? मुंधोल वाले जो चौंतरू है, हाँ, वो ऐसा कहते हैं जैसे मान लिया हम बकानों को कोई भी मिल जाएगा वो वजीर साहब। अच्छा, तो मुंधोल के जो चौंतरू है इसलिए कि मुंधोल के परिवार के जो लोग हैं
वो जौनसार में चौंतरू थे। आप किसको मानेंगे? जिसके पास सरकार का कोई सनद है। सनद है, हाँ। तो मुंदोल वालों के पास ऐसी सनद नहीं है। वो सनद जो है वो मुंडान वालों के पास है। तो मुंडान वाले हैं चौंतरू, और उसके बावजूद सभी को चौंतरू कहते थे। जैसे बकान कोई भी मिलेगा, वो वजीर साहब, वजीर तो एक ही है ना, जी जी जी, ये सब वो उसके खानदान के हैं। तो आप लोग चौंतरू, जो मुंडोल के लोग हैं, वो चौंतरू खानदान के लोग हैं। जो ये बाद में करेगी इस विषय पर बात। आप जो मुंडान वालों का, मुंडोल वालों का जो इतिहास है, ये अपने आप में संपूर्ण एक चैप्टर है ये। अच्छा, ये अलग से, ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये, जो हमें मिलता है कि भाई ये क्या चीज है, जो है, क्योंकि हमारा भी उससे वो रहा, हमारा विवाद रहा। अच्छा सर, जो ये खत सिस्टम था, हाँ। ये ब्रिटिश काल से शुरू हुआ या उससे पहले था ये? तो ये खत किस तरीके से विभाजित करी गई थी? भाई मैंने आपको एक शब्द कहा था कि शुक्र नीति सार का, हाँ, जो पंडित जी ने लिखा, नेहरू जी ने जो बताया था, मत है, हाँ। उसमें ये व्यवस्था है कि भारत के जम्बू द्वीप पे, भारत केदार खंड है, हाँ समझ गए? हाँ, उसमें था। इसमें जो ग्रामीण व्यवस्था है वो शुक्र नीति सार के मुताबिक है। वो शुक्र नीति सार, जब शुक्र जो ऋषि हुए, जिनको कहा गया है कि भाई ये दानवों के, राक्षसों के गुरु थे, उनका लिखा हुआ है ये। अंग्रेज तो अभी आए 200 साल पहले। राजा का इतिहास 1000 साल पुराना होगा। जी जी। लेकिन जो ये ग्रामीण भारत की जो व्यवस्था है, जो नीति सार के, शुक्र नीति सार के मुताबिक है, ये तो बहुत पौराणिक है। ये लगभग पूरे भारत में थी। जैसे मैंने बताया कि एक पिरामिड है, एक गांव का, घर का मुखिया हो गया, गांव का मुखिया हो गया, खत का मुखिया हो गया, और फिर 5-7 खतों का एक मुखिया हो गया चौंतरू। चौंतरू जुड़ा हुआ है राजा से। अच्छा, राजा का जो बेसिकली सबसे छोटी कड़ी है एक गांव का सियाना, फिर उसके ऊपर आता है सदर सियाना, जो एक खत का सियाना है। फिर जो खत का 4-5 खते हैं, हाँ, उनके कहीं ज्यादा खते हैं, कहीं कम खते हैं, उनके ऊपर एक चौंतरू है। और चौंतरू टोटल 4 ही है। जौनसार में चौंतरू है। ये है जो आज की डेट में जो जिनके पास आजादी के टाइम जिनके पास चौंतरू के जो पट्टे थे, जो सनद थी, वो है उत्पाल्टा, ठीक है, और लखवाड़, ठीक है, मुंडान, ठीक है, और नगौ। ये 4 थे चौंतरू। इन 24 खतों के, 24 खत या 28 खत के। जी जी। और हमारे नहीं थे ये। अच्छा, हमारे तो चौंतरू का काम वजीर करता था। अच्छा, तो यहाँ तो वजीर, जो बाकी 11 वो थी खतें बची हुई, हाँ। इनका वो था? नहीं, जो कणमाण है, कणमाण क्षेत्र अलग है, इनका जाड़ी का सियाना। अब ये क्या, जाड़ी का सियाना का मतलब क्या हुआ? इसको आड़ू कहते थे स्थानीय भाषा में, ठीक है। जाड़ी का सियाना जो है, उसको भी आप चौंतरू ही मान सकते हैं। चौंतरू लिखा हुआ नहीं है, वो चारों सियाना बराबर है, लेकिन उन्होंने अपनी यूनिटी बनाने के लिए एक जगह वो किया कि भाई जाड़ी में हम इकट्ठे हो गए, जो भी हमारा 4 खतों का समाज है वो हम जाड़ी में तय करेंगे, ठीक है। तो ये जाड़ी का सियाना हो गया। और चौंतरू के बेसिकली काम क्या होता था? जैसे 4 चौंतरू है, इनका काम क्या होता था? इनके 2 काम होते थे। सियानाओं के, चौंतरुओं के 2 काम होते थे। एक तो राजस्व वसूली, मेन तो राजस्व वसूली, और राजा को पहुंचाना, वो राजस्व पहुंचाना है। उसमें उनको कुछ ना कुछ वो मिलता था, टकीना कहते, कुछ कहते थे, शब्द था, वो मिलता था। दूसरी, उनको न्याय व्यवस्था भी देखनी थी, ठीक है। गांव में 2 आदमी का झगड़ा हो गया, 2 गांव का झगड़ा हो गया, तो वो ही पंचायत में करेंगे, राजा तक नहीं जाएगी बात। अच्छा, तो इसीलिए जो हमारे वहाँ खुमड़ी चलती है वो यही था वो जो। अच्छा, यही शुक्र नीति सार का
वो है, मतलब मत है ये। और न्याय जो व्यवस्था हमारे हमारे यहाँ वहाँ थी कितने प्रकार की? एक ही खुमड़ी से ही करते थे हम लोग न्याय की, कोई दूसरी व्यवस्था थी न्याय करने की? न्याय करने की व्यवस्था तो खुमड़ी से होती थी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी व्यवस्थाएं थी कि जैसे मान लिया किसी ने किसी के पास नालिश दे दी कि मेरे साथ फला आदमी ने अन्याय कर दिया। नालिश हो गया, कोई जो पीड़ित व्यक्ति है वो सियाने को कुछ एक रुपया देता था कि हाँ, मेरा मुकदमा हाँ, ये है, मतलब हाँ, मेरे साथ ये हुआ है, हाँ, तो वो उसको 1 रुपया देता था उसके तौर पर कि मेरा वो शुरू किया जाए, मतलब मेरी जो मैं सुनाई, हाँ, मेरे साथ जो मेरी सुनवाई अत्याचार शुरू हुआ की है जाए। इसके मेरा वो किया ठीक है, जाए, तो वो देता था। फिर उससे उसके सबूत भी मांगे जाते थे। ठीक है, फिर जिसके ऊपर आपने मुकदमा किया है सियाने के पास, ठीक है, आज की भाषा में आप मुकदमा ही कह सकते हैं, केस कह जी सकते जी, हैं, उसको जो है वो मतलब भी मौका दिया जाएगा सफाई का। जी अब वो नहीं हो पाया। भाई जो पीड़ित है उसने भी गवाही दी, जी, जो पर पीड़क है जिसके ऊपर इल्जाम है उसने भी अपनी वो दे दी। तो फिर क्या होता था, फिर जाते थे देवते के पास। अच्छा, लास्ट में देवता के पास न्याय। देवता के पास जो है वो 2-3 किस्म के दंड होते थे। जैसे एक तो देवता ही दे देता था कि भाई देवता उतारा और देवते ने सजा दे दी कि भाई ये सच्चाई, ये झूठा है, तो वो फाइनल हो गया। दूसरे में कुछ और व्यवस्था थी, जैसे लोकल व्यवस्था थी, वो थी दीप देना। मतलब पानी तेल की कढ़ाई उबाली, ठीक है, उसमें रुपया छोड़ा, ठीक है, और जिसके ऊपर दोष मढ़ा गया है वो उस रुपए को खोलते हुए तेल से निकालेगा। अगर जल गया तो झूठा, नहीं जला तो सच्चा। और उसमें तो जल नहीं जलना था। हाँ, ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। नहीं, पर इसमें पता कैसे लगता था? कोई तो गरम तेल है उसमें जलेंगे, ये न्याय व्यवस्था थी। अब आप देखो ना, अगर आप रामायण को उठाओगे, रामायण को पढ़ लीजिए आप, जब सीता माता पर इल्जाम लगा, जी जी, कुछ है, तो क्या व्यवस्था हुई? उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जी जी, उसने अग्नि परीक्षा दी और जमीन में समा गई। तो ये व्यवस्था आज की नहीं है, ये पुरानी व्यवस्था है। ये जो है हमारे यहाँ जितने भी जो लोग कहते हैं कि साहब लोग जॉन सारबाउर को इतना समझते हैं कि जॉन सारबाउर में जो सिस्टम है वो अलग ही है, यही जो ये बड़े लेखक है इन्होंने यही गलती की, जबकि ये पूरे गढ़वाल में था, कुमाऊं में था, नेपाल में था, तिब्बत में था, पूरे जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के जो अंदरूनी क्षेत्र है उसमें सबसे था, और आज भी है। ये जो पॉलिंड्री और पॉलीगैमी की जो आप बात करते हैं, ये बहुत पुरानी भारत की वो है जो है। इसमें जाओगे तो आपके कई दिन लग जाएंगे। इसमें मनुस्मृति में है, मेरे पास है, मनुस्मृति में दिया हुआ कि भाई नियोग सिस्टम जो है ना 7 किस्म के भाई है। अच्छा, एक तो सगा भाई हो गया, ठीक है, दूसरा चचेरा भाई हो गया, ठीक है, जैसे आप दोनों जी जी जी, या कोई भी जो मतलब इसको आप नहीं कोई बात। और तीसरा ममेरा भाई हो गया, मौसेरा भाई हो गया, फुफेरा भाई हो गया, 5 भाई हो गए ये आपने। छठा भाई है गुरु भाई, पुरोहित का लड़का, ठीक है। 7वां भाई है राजकुमार, राजकुमार जो राजा है आपका, ये हो गए 7। वो 7 भाई है आपके। तो पुत्र प्राप्ति के लिए अगर कोई पुरुष अक्षम है तो नियोग के माध्यम से वो पुत्र प्राप्ति करते थे। तो ये तब से आ रही है वो जो है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है, और आज भी है पूरे में है। इधर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाओ, हरियाणा में जाओ, आज भी व्यवस्था है। और तीसरी न्याय व्यवस्था कौन सी थी? तो एक तो ये थी, तीसरी तो जो हल्की थी जो बाद में डेवलप हुई, उसमें दूड़िया दीप भी दिया जाता था। तो मतलब दूड़िया दीप पता नहीं, कुछ बताते हैं कि यहाँ पर मिट्टी ले करके उसमें वो तिल्ली घास की डाल दी और बहुत
तो उसको ऊपर से अंदर, तो उसको जीभ से निकालना है, तो अगर तो मिट्टी लगी जीभ में तो आप दोषी है। अगर तिल्ली तिल्ली आई तो फिर आप, वो तो हो गया दुड़िया दीप। एक हो गया दीप मतलब तेल के साथ वाला, एक हो गया देवता वाला डायरेक्ट। तीसरा हो गया ये कि भाई देवते के यहाँ जाओ, 2 बकरों में, 1 बकरे में पानी डालो तो भाई ये सच्चा होगा तो भाई धुन जाना बकरा, अगर ये झूठा होगा तो नहीं ढूंढना। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी। अच्छा, जो ये कंसेप्ट हम ये लोग व्यवस्थाएं जो है, ये व्यवस्थाएं पौराणिक काल से ये भारत की परंपराएं थी जो है, तो हमारे यहाँ भी थी। और हमारे यहाँ नहीं थी, ये लगभग पूरे भारत में थी। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए हैं कि भाई अगर आप उस दीप के तेल में हाथ डालने का, वो तो आप रामायण देखिए ना आप, जहाँ पर मतलब सीता माता को भी जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ठीक है। और अगर आप मतलब न्याय व्यवस्था जो पहले से लेकर के थी, तो ये लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में थी। अब ये कहां से आई थी? क्योंकि हमारे शास्त्रों में है ये, हमारे वेदों में है ये, हमारे धर्म ग्रंथों में है ये। जैसे आपने पॉलीगैमी पॉलिएंड्री की बात कही, तो वही नियोग क्या है? आप नियोग के बारे में पढ़े मनुस्मृति में तो आपको पता लग जाएगा कि लगभग थोड़ा सा अंतर है हमारे यहाँ के रिवाजों में और नियोग के सिस्टम में। बहुत मामूली सा अंतर है। इसके लिए कभी फिर बैठेंगे और इसको वो करे आप, और इस पे बाकायदा वो करे, तो लोगों को ये लगेगा कि भाई ये क्या चीज है जो नहीं। तो इसलिए जो है ये तो हुई स्याणा चौतरू सदर स्याणा की व्यवस्था हो गई। तो आपने कहा भी स्याणाओं के क्या काम होता था? तो 2 काम होते थे, राजस्व वसूली करना और राजस्व राजा को देना, और उसके बदले में उनको कुछ न कुछ कमीशन मिलता था। दूसरे में जो भी कोई विवाद होता था, बहुत कम विवाद थे जो राजा तक जाते थे, बाकी तो वो उनको ही निपटाने थे। मतलब एक किस्म सत्ता का विकेंद्रीकरण भी आप मान सकते हैं उसको। लेकिन वो अब जैसा भी कहो, आज उसकी निंदा भी की जा सकती है, आज उसकी प्रशंसा भी की जा सकती है। दोनों पक्ष होते हैं। जी। अगर हेड है तो टेल भी है। जी। अगर टेल है तो हेड भी है, तो दोनों पक्ष होते हैं उसमें। जैसा कि हम लोगों ने जौनसर बाबर में 2 मत हम सुनने को मिलते हैं कि हम लोग पांडव के वंशज हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं हम लोग कौरव के वंशज हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरा जो अध्ययन कहता है जी, वो ये कहता है कि जौनसर बाबर के लोग ना तो पांडवों के वंशज है जी, न ही कौरवों के वंशज है। ये क्षेत्र आबाद था और सांस्कृतिक हर तरीके से समृद्ध था। ठीक है। तो जब महाभारत युद्ध होता है, तो महाभारत युद्ध में बताया गया है कि जो तो लड़े पांडवों की तरफ से, जी, उनको पांशी कहा गया। ठीक है। जो लड़े कौरवों की तरफ से, उनको सांठी कहा गया है। और आज तक वो परंपरा सांठी पांशी की चली आ रही है कि भाई ये सांठी है, ये पांशी है। एक तो ये है। दूसरे में ये है कि भाई पांडवों के यहाँ क्या सबूत है। ठीक है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि पांडवों के क्या सबूत है। पहला तो लाखामंडल। ठीक है। लाखामंडल में वो आए, वहां रहे, और वहां उन्होंने फिर इधर जो है जो विराट राजा थे उनके यहाँ गाय चराई, भेष बदल करके रहे। विराट खाई के नीचे एक गांव है जिसका नाम गौथान है। उसका क्या महत्व है? उसके बारे में ये धारणा है लोगों की, खवा नहीं है कहीं, लेकिन लोगों की धारणा है, मान्यता है कि जो गौशालाएं थी जिसको राजा की, वो गौथान में थी। अच्छा। मतलब गौ का गौथान में। ठीक। वो थी।
तो वहां पर जो है लाखा मंडल से और उसके भी जो है क्या नाम जो ये आपका जो बैराट खाई है, तो राजा विराट की, अब राजा विराट के बारे में भी कई किस्म की जी जी थ्योरी है। क्योंकि जब जौनसार बारे में पढ़ते हैं तो उस समय ये भी पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पे राजा विराट का वो था, शासन था, शासन था यहाँ पर जो। उसका क्या कहानी है उसकी पूरी, मतलब कहाँ से क्या शुरू हुआ उसका? देखिए, क्योंकि राजा विराट के कई जगह है। जी जी। कहीं हरियाणा में गिराजा विराट यहाँ रहता था, कहीं यूपी में गिराजा विराट यहाँ रहता था, कहीं हिमाचल में गिराजा विराट यहाँ रहता था। तो असल में प्रमाण है क्या? प्रमाण ये है इसका कि जौनसार में एक विराट खाई जगह है जी, जहां पर महल के चिन्ह आज भी है, और जहां पर महल जो है वो बहुत बाद तक था, अंग्रेजों के आने तक भी वहां पर किला था विराट खाई में। तो तब तक तो राजा विराट तो था नहीं, ये तो 200-150 साल पुरानी बात है। जी जी, 200 साल पुरानी बात है। लेकिन जो मतलब उसका जो दायरा है, मतलब जो राजा विराट का जो दायरा है वो पूरी जौनसार थी। जौनसार ही नहीं है, उसमें बाउर भी है, देवघर भी है, कंडमान भी है, हिमाचल भी है, जो आज का हिमाचल है, और उत्तरकाशी के क्षेत्र भी है जहां ये सांठी पाशी का जो पहचान है, और बुशहर में भी है। अच्छा, ये पूरा विराट का कुल्लू में भी है। तो ये माना जाता है कि विराट की राजधानी कहीं भी हो सकती है। वो रामायण भी 300 है। जी जी। तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने जो है वो कर दिया। तो ये हो सकता है कि राजा विराट का एक बासा यहाँ भी था, यहाँ भी उसका किला था। यहीं से लोग, यहाँ की फौज राजा विराट जो ले गया, वो एक फौज जो है वो एक पक्ष के लोग जो है वो कौरवों के साथ मिल गए, जो दूसरा पक्ष है जैसा स्वाभाविक होता है वो पांडवों की तरफ से लड़ गए। तो ये तो हो गया मेरा आकलन। जी जी जी, समझ गए? जी जी। बाकी जो सबूत है, जो मतलब जमीनी स्तरीय सबूत है, जमीनी सबूत ये मिलते हैं कि भाई लाखा मंडल और विराट खाई। अब रही रीति रिवाजों की बात, लोग एक बात और जोड़ते, जो हमारे यहाँ पॉलिंडी सिस्टम है। जी जी। कि 5 भाइयों की एक शादी थी। हाँ, बहुपति प्रथा हमारे वहाँ थी। हमारे ये भी शोध करने से ये बात कहीं टिकती नहीं है। इसलिए नहीं टिकती कि हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी छोटे भाइयों की शादी नहीं होती। उनको बड़े भाई से, बड़े भाई की घरवाली से ही बच्चे प्राप्त होते हैं कि भाई तेरे उत्तराधिकारी ये है। तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि पांडवों का एक बेसिकली वो है कि वही है जो वो रिवाज पांडवों से पहले से पूरे में था। और ये रिवाज जो जौनसार बार में आपने कहा गया है, जी जी। अगर आप 1931 की बहुत दूर का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेदों का अध्ययन करें, जी जी। आप हिस्ट्री का अध्ययन करें। तो 1931 की जनगणना जो है वो बहुत जातीय और हर समुदाय को अलग अलग तरीके से उसको किया गया है। मार्शल रेस को अलग किया गया है, ब्राह्मण को अलग किया गया है, और शूद्रों में कितनी है, ओबीसी कितनी है, क्या है, कितने, जिसके लिए हमारे क्षेत्र में कहते हैं एक तो है शूरा खोश, एक है गाढ़ा। मतलब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो तो है अगड़ी जाति के लोग वो तो है शूरा खोश, जो गाढ़ा है वो ओबीसी है। अच्छा है, वो भी खोश है, वो भी खोश है। और खोशी पर ये है अलग ये भाई देखिए, नीचे पुआर जो है वो ओबीसी है। हाँ। पुंडीर कोई ओबीसी है, लोधा राजपूत ओबीसी है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब है तो राजपूत है, हाँ। लेकिन वो ओबीसी है। और ऐसे रहे हैं जिनके मतलब सत्ता रही है, जो राजा रहे हैं। तो पहाड़ में भी ऐसा ही था कि एक तो था शूरा खोश,
मतलब शूरा राजपूत, मार्शल रेस, जी जी। और एक था गाड़ा जो उसकी खत के थी। उदाहरण के लिए मैं अपने बगल में हिमाचल के खत का उदाहरण देता हूँ। जी जी जी। अगाटा कहते हैं उनको। ठीक है। तो जो तो हगाटा वंश का है वो तो हो गया शूरा। ठीक है। अगर उसमें कोई और राजपूत बसा हुआ है, वो चाहे अपने क्षेत्र में कितने ही शूरा है, वहां वो गाड़ा खोज है, वहां ओबीसी है। अच्छा, वहाँ वो ओबीसी है। ओबीसी है वो। तो ये है वो, क्योंकि उसको वो पदवी नहीं है जो अघाटे को है। तो ये थे ये चीजें जो है। तो ये तो मतलब जो मतलब पांडवों वाली वो है, जी जी। वो ये है कि भाई पांडवों, चूंकि ये एक किस्म से कालसी से ये नीचे तक दिल्ली तक जो यमुना गई, हाँ। ये बहुत बात तक यहाँ से नाव घाट से लेकर के दिल्ली तक लोग नाव से आते जाते। जी जी जी। बहुत बात तक बताते हैं, आज से 70-80 साल पहले जो है लोग नाव से चलते थे। जो है जब सड़कें नहीं बनी तब भी नाव से उसका आवागमन होता था। जो है तो इसलिए ये जुड़ता है कि भाई ये जो है मतलब महाभारत से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। अच्छा, इसी में देखिए किसी चीज के लिए कनेक्टिविटी चाहिए ना। जी जी जी। कनेक्शन कैसे हुआ भाई हमारा? इसलिए हुआ कि हमारा राजा उस महाभारत युद्ध में कहीं जुड़ा हुआ था, विराट। तो इसीलिए वहां से कनेक्शन बनता। और वहां से जो है वो दो पक्ष जो है, एक पक्ष तो गया कौरवों के साथ, एक पक्ष गया पांडवों के साथ। जैसे आपसी मतभेद थे उसी तरीके से वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। तो इसलिए मेरी मान्यता तो ये है कि भाई हम पांडवों के वंशज नहीं है, ना ही पांडवों से हमने ये सीख ली कि पोलेंड्री सिस्टम की। जी जी जी। पोलेंड्री यहाँ पर तिब्बत में भी है। जी जी, वो तो है। जहाँ जहाँ जनजाति इलाके हैं वहाँ ये चीजें देखने को मिलेगी आपको। जनजाति हरियाणा में तो नहीं है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है ना। लेकिन एक मैं बहुत ही अभद्र शब्द कह रहा हूं यहाँ पर, जो मतलब मेरे ख्याल में उचित नहीं है। आप किसी से मालूम कर सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ राजस्थान के क्षेत्र में पुलिस थाने में एक रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर का नाम है रंडुओं का रजिस्टर। ठीक है। क्यों? उनको मार दिया जाता था हिस्से के लिए। अच्छा। उनकी शादी नहीं होती थी। हाँ। तो झगड़ा रहता था कि एक भाई सोचता था ये मेरे से जुड़ा रहे, दूसरा भाई सोचता था मेरे से जुड़ा रहे। जुड़ने का मतलब वही है परिवार। जुड़ने का माध्यम वही होती थी, महिला के जुम्मे होता था कि इस अपने देवर को जोड़ो अपने साथ और इसको 1-2 बच्चे कहो कि ये तेरे है, और ताकि इसकी संपत्ति मुझे मिल जाए। ठीक है। ये आज भी कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी, छोटा पुलिस वाला बता सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये आज भी मौजूद है ये चीज। वैसे तो आपको पता ही होगा है? और तिब्बत में है, पूरे JNK के जो मतलब जो जितने भी मतलब क्षेत्र है जहां भी है भाई, देखिए ये जो इस्लाम वगैरह ये तो बहुत बात की बात। जी जी जी। इस्लाम तो आया भी बहुत लेट आया, और हमारे यहाँ तो आया ही नहीं कभी। जी जी जी। हम तो भाग्यशाली रहे। हमारे यहाँ इस्लाम का, मुस्लिम शासक का कोई वो नहीं था डायरेक्ट। तो इसलिए जो है ये व्यवस्था तो है हमारी, मिलती है वही जो शुक्र का नीति सार है, उससे ये हमारी पारिवारिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? गांव से आने की प्रशासन है, खत से आने का प्रशासन है, चौधरी का हो गया, राजा का प्रशासन। इस तरीके से विकेंद्रित। अच्छा, जो राजा जो है, एक मैं बहुत कड़वी बात कहूंगा जो शायद आप लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, राजाओं का सिवाय अपने राजस्व प्राप्ति के दूसरा कोई मतलब रहता नहीं था। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो अपना पक्ष ले जाओ और उसको तुम भी मार दो, छुट्टी पाए, हो गया बराबर जो है। तो ये व्यवस्था जो है, तो इसलिए गांव को, खत को और क्षेत्र को जो है वो अपनी व्यवस्था खुद देखनी होती थी, और उसके लिए ये सियाना व्यवस्था थी।
और काफी कुछ मैं इस स्याणा व्यवस्था का जब मैंने अध्ययन किया बड़े बुजुर्गों से, अध्ययन के मैंने बताया कि 4 स्रोत हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्री हो गया, कोई आर्काइव एविडेंस जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। जी जी। दूसरा पुरातात्विक स्थान जैसे हनोड़ हो गया, लाखामंडल हो गया, विराटगढ़ हो गया, कालसी शिला चित्रशिला हो गई, अशोक का लेख हो गया, ये हो गए। ठीक है। तीसरा जो है हमारे लोगों द्वारा, जो बुजुर्गों द्वारा कहानियां सुनाई गई और जो गाने आरूले गाए गए, तीसरा ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ये व्यवस्था थी पहले से लेकर के। और अधिकतर जो व्यवस्थाएं थी वो लास्ट जो निर्णय होता था वो देवते का होता था। एक किस्म से अदृश्य ताकत देवते के पास रहती थी और मंदिर का शासन हुआ करता था। और मंदिर से जो देवते ने कह दिया वो सर्वोच्च मान्य होता था। और जितने भी आप क्षेत्र में आरूले, जितने भी आप गाथाएं सुनोगे, उसमें कुल देवते का या किसी न किसी देवते का योगदान बताया जाएगा, ना कि किसी योद्धा का। अगर हम नंतराम नेगी के आरूल गाते हैं तो जब मैंने सरमौर की स्त्री पढ़ी तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ताजुब हुआ कि भाई ये कैसे हुआ, भाई इतना बड़ा वो है पूरे क्षेत्र में जी जी। और इसका कहीं, तो पता चला कि भाई गुलाम कादिर खान ने कभी 1700 कुछ में नाहन पर हमला करा था और पश्चिम की तरफ से किया हमला। उसने इधर से नहीं किया, यहाँ तो पांवटा से गाते जी जी जी। उधर से किया हमला। जब हमला किया तो उसको पूरे नाहन की जनता इकट्ठी हुई और उनको हरा करके भगा करके मार दिया, भगा दिया। लेकिन उसका जो नाहन के राजा ने जो कैलकुलेशन दिया है वो ये दिया है कि देवी के जो वो है, क्या नाम, देवी माता है जो मंदिर है, इसकी कृपा से जीत हुई। किसी सैनिक का नाम नहीं है, राजा का नाम है और ठीक है देवी का नाम है। यानी कि जो कुछ होता है वो देवी की कृपा से हुआ। तो इसलिए नंतराम का नाम हिस्ट्री में दर्ज नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरे में ये है कि चूंकि नंतराम ने बहुत बड़ी उपाधि पा ली थी, उसने मुगल सेनापति का सर काट के लाया था। जी जी जी। जिससे वो हड़बड़ा गए और भाग गए, वापस चले गए। तो जो और क्षेत्र थे नजदीक के, उनको ईर्ष्या हो गई। जब राजा ने उसको सारे लाओ लश्कर के साथ घर भेजा तो यहाँ नावघाट में उसको काट दिया, मार दिया, जमुना में फेंक दिया नंतराम को। ये भी जैसे वो होता है ना, मतलब अंदर खाने ही राज परिवारों में जो है ना, वैसा हुआ। नंतराम बेसिकली सेनापति थे राजा के, राजदूत नहीं, वो सेनापति थे, लड़ाके थे वो। अच्छा, वो था क्या था कि ये शुरा खोश, मैं अपनी भाषा में शुरा राजपूत है, तो उसको जो है वजीर बना दिया जाता। ठीक है। उसको जागीर दी जाती थी और वो लड़ाई लड़ता था। वो अपने नौजवानों को छांट करके जाता था और लड़ाके होते थे और वो जीत के आते थे। तो ये जो नंतराम नेगी जिस खानदान से आते हैं, उनका पहले से लेकर के मार्शल रहे हैं। अच्छा। मार्शल देश के रहे। इसी खानदान से एक सबला वजीर था जो अटाल में रहता था। ठीक है। जिसका बासा अटाल में था। ठीक है। उसने जुब्बल पर हमला किया था। जैसा कि हमारा ये क्षेत्र जौनसर बाबर क्षेत्र है, ये हिमाचल से भी लगता हुआ क्षेत्र है। तो जो हिमाचल के राजा थे, जैसे नाहन के जो राजा थे, उनका क्या प्रभाव रहा हमारे क्षेत्र पर? इनका प्रभाव नहीं, इनके ये राजा थे हमारे। ठीक है।
ये सरमौर एक जगह है जी जी। जहाँ सुतौन के और पौंटा के बीच में एक सीमेंट फैक्ट्री लगी है। उसके बगल में गिरी गंगा के बगल में आज भी सरमौर गांव है। ठीक है। और आज भी महलों के वहाँ, मंदिरों के साक्ष्य वहाँ मिलते हैं। वो साक्ष्य मिलते हैं जो। तो वहां पर इनकी राजधानी थी। ठीक है। तो किसी ने ऐसा लिखा है कि भाई 1095 के आसपास गिरी गंगा में बाढ़ आई और उस बाढ़ में महल और परिवार बह गया। ठीक है। और परिवार के जो लोग जितने बचे वो ही बचे जो उस दिन बाहर थे। बाकी सारा परिवार, सारा स्टाफ, सारी औरतें, रानी वगैरह सब मतलब खत्म हो गए, नौकर चाकर सब उसमें हो गए जो है। आज भी अगर आप सुतौन के ऊपर से देखोगे तो वो जगह आज भी नजर आएगी आपके कि हाँ ये टूटा हुआ है ये सारा। उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? सरमौर के राजा थे ना। जी जी। उनका कोई नाम कुछ? नहीं, नाम तो अभी मैं आता हूँ उस पे ना। जी जी। वो जो राजा थे सरमौर के, वो राठौर वंशीय राजा थे। और वो जो है अपने आप को राठौर तो उनकी वो थी, खानदान था, लेकिन वो वंश थे, वो चंद्रवंशीय राजा। ठीक है। चंद्रवंशीय। तो जब सरमौर बह गया तो उसके बाद यहाँ पर राज हो गई। खशुम ने अपना वो कर दिया, मतलब कंट्रोल जितना जिसके। और जो राज परिवार के लोग जो इधर उधर थे उनको भी मारना काटना शुरू कर दिया, या तुम खस बन जाओ जो। ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि निमगा के राउत बांदुर एक जगह है हिमाचल में, तहसील हमसे लगा हुआ है, चौनसरबा और देवघर से लगा हुआ है, बांदुर के बिगटे। और चंदऊ शिलाई के पास बगल में एक गांव है चंदऊ, बुटनोड़ चंदऊ। और जौनसार में भी एक गांव है चंदऊ। ये लोग जो है उस वंश के है। अच्छा। और जो एक राजकुमार उस टाइम जो सोनपत नगर में जो हाटकोटी में जो उनकी राज था, मतलब बासा था, वहां तक था सरमौर का राज है, वो बच गया। तो बच गया तो यहाँ जो पुरोहित था उसने फिर उसके हाथ में कुछ रहा। तो बरसात में ये घटना घटी। सर्दियों में जो है माघ के महीने में जैसलमेर के जो राजा थे वो सरमौर के राजा के रिश्तेदार थे। ठीक है। वो आए हरिद्वार नहान करने के लिए। तो हरिद्वार आए वो, तो हरिद्वार में उन्होंने वो जो यहाँ का जो पुरोहित था उसने उनसे डिमांड की कि आप एक राजपुरुष दो मुझे, और ताकि मैं यहाँ पर व्यवस्था बना सकूं जो राजपुरोहित। फिर वो जैसलमेर से एक राजा आया, शायद उसका नाम शुभम प्रकाश या ऐसा कुछ था। उसकी रानी गर्भवती थी। रास्ते में उसका जो है कहीं पौंटा पहुंचने से, सरमौर पहुंचने से पहले डिलीवरी हो गई। वो फिर डिलीवरी हुई ढाक के पेड़ के नीचे, तो उस बच्चे का नाम रख दिया ढाक प्रकाश। अच्छा। तो वहां से ये प्रकाश वंश चला। ये कुछ सालों तक सरमौर में राज किया। कालसी में उनकी तहसील थी, बासा था कालसी में पहले से सरमौर का। फिर इन्होंने अपनी राजधानी को वहां से कालसी में ज्यादा सुरक्षित, फिर ये कालसी में रहे। कालसी में ये 242 साल तक रहे। कालसी में इनकी पूरी वंशावली है कालसी में। कालसी से इन्होंने राज किया। फिर कालसी से फिर वापस चले गए रेणुका के पास कोई जगह है, वहां चले गए। फिर वहां रहे कुछ समय तक। फिर उसके बाद 1700 कुछ में जो 1600 कुछ में 1700 कुछ में जो नहीं ये क्या नाहन चले गए। नाहन तो बहुत बाद में गए। तो ये वंश तो है दूसरा। और जो हमारा सरमौरी राजा था जिसको जो बाड़ा सुनाई में भी गाया जाता है, जो 1000 साल पुराना है, उस वंश के है ये जुब्बल वाले, जो जुब्बल के राजा बोलते हैं, जुब्बल की जो राजा है। और उसी वंश से जो है वो रावी
और सारी के राजा भी है। होता क्या है कि आगे चल करके पहले जमाने में क्या होता था कि ब्राह्मणों का, पुरोहितों का बड़ा भारी बोलबाला होता। जी जी जी। तो ये जो मुंदान वाली बात आपने चौंतरू की बताई है या मुंदोल वाली बात जी, जी। बताई है, इनके बारे में जनश्रुति भी है और जुब्बल के इतिहास में भी है। कुछ जनश्रुति थोड़ी भिन्न है और जुब्बल के इतिहास में थोड़ा भिन्न है। जुब्बल के भी इतिहास में यह है कि भाई राजा को, जो ये आज के प्रकाश वंश है, इन्होंने जुब्बल के राजा को बुलाया भाड़ और वहां उसको मार दिया। ठीक है। और जो हमारी गाथाएं हैं वो ये है कि जुब्बल के राजा ने जो है ना वो शैजादान किया। 2 दान होते, एक तो शैयादान, शैयादान में तो बिस्तर दिया जाता है, ठीक है, पलंग दिया हाँ, मतलब सोने के लिए कुछ। शैजादान होता है कि जब रानी गर्भवती होती है, महिला गर्भवती होती है, तो उसको ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है और ब्राह्मण उसको बेटी स्वरूप ग्रहण करता है। अच्छा। फिर उससे कुछ ले करके, पैसा ले करके उस बेटी का फिर उसी राजा से ब्याह कर देता है। पहले जमाने की प्रथा है, ये व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर फिर 2 रास्ते आते हैं। यहाँ एक रास्ता तो ये आता है कि साहब जब वो रानी दान में दे दी किसी पंडित को, जी जी, जो नामटे थे, नामी थे, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, तो उसने मना कर दिया वापस करने के। अच्छा, मतलब लड़की को, हाँ, जो रानी को वापस देने के मना कर दिया। तो फिर वो उसने वापस देने के लिए मना कर दिया। और दूसरा ये आता है कि राजा जो है युद्ध में मर गया, तो फिर वो वापस किसको करता। ठीक। फिर जो तो था, वो जो पेट में था बच्चा, वो खानदान तो वही अपने बाप की औलाद है, जो मतलब राजा जो गर्भवती थी ना। ठीक। और जो उसके बाद जो 2 पुत्र और हुए, उनके लिए एक के लिए दी रावी रियासत, दूसरे के लिए दी सारी रियासत। हाटकोटी से पीछे थोड़ा सारी है और सामने पाली तरफ को जो रामपुर सराय है जो, तो सराय का जो है वो यहाँ तक था, ये कटा पत्थर तक था। ये सारा जो यमुना बेल्ट है ये रावी का क्षेत्र था। ये गढ़वाल के राजा ने बाद में वो लड़ाई में जीता, पुराना ये रावण। और जो ये मुंदान के जो जोशी है, मुंदोल के जो जोशी है, ये उस खानदान के लोग हैं जिन्होंने वो रानी को रख लिया था। अच्छा। जिनके घर में जी। रानी ने राजकुमार को जन्म दिया, उसको जुब्बल का ही राजा बनाया। और जो उसके बाद जो बाकी 2 पुत्र उसके बाद उसके पंडित के हुए, उनको एक को दे दी रियासत, वो क्या नाम, रावी, और एक को दे दी सारी। तो ये जो मैंने बताया था ना पहले कि भाई इनका ये इतिहास है, तो ये इतिहास है जो इनका जो है, ये तो ये कहानी हो गई जो ना। लेकिन जब सिरमौर के राजा ने 4 चौंतरों की नियुक्ति की, तो 4 चौंतरों की नियुक्ति पूरे हाटी क्षेत्र से, गिरी गंगा से लेकर के यमुना तक का क्षेत्र था, गिरी से यमुना तक। ठीक है। बीच में टॉन्स भी आती है और भी छोटे गिरी से गंगा तक। तो उसमें 4 चौंतरू थे। 2 ब्राह्मण थे, जिसमें एक मुंदान का जोशी था, जी। और एक टिटियाने का पंडित। ठीक है। टिटियाना गांव है, जी। आज भी है वो। जी। और 2 राजपूत थे, एक टारूवेला, यहाँ से भी दिखता है सामने जो है, अच्छा, टारूवेला आइडिया आ जाएगा। और एक दिरोई। ये पूरे 4 चौंतरू थे। बाद में जब हम अंग्रेजों के यहाँ आ गए, तो यहाँ पर फिर अंग्रेजों के, फिर राजाई के टाइम, फिर राजा ने ये कहा कि क्षेत्र बढ़ गया है, 2 चौंतरू और नियुक्त कर दिए। वो कौन थे? वो थे नौगऊ और उत्पालटा। कुल मिला के
चौंतरू से। नहीं, फिर वहां तो और बनाए, वहां तो जेलदार कहे जाते हैं, वहाँ चौंतरू नहीं, वहाँ वहाँ जेलदार कहे जाते हैं। अपनी साइड ये जौनसर बाग जो में। यहाँ तो है, यहाँ 4 चौंतरू थे। ठीक। 4 चौंतरू कैसे थे कि जो यहाँ का दुईरोही का जो चौंतरू था वो मर गया, उसकी औरत पेट से थी, ठीक है। पेटवारी थी, तो वो यहाँ से छूट करके चली गई उत्पालटा, तो उसके साथ वो चौंतरा भी चला गया जो उनके गर्भ में था। वो चौंतरा उत्पालटा वालों को यहाँ से मिली जो है। ठीक है। और जो मगऊ वाले हैं वो राजा ने नियुक्त कर रखे थे। जो लखवाड़ वाले हैं इन्होंने अपनी, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे किस्म से, इनको राय बहादुर की किताब भी मिला हुआ था, राय बहादुर थे ये। जी जी। और इन्होंने जो है वो अपनी सत्ता की पहुंच से चौंतरा ले लिया, और जो चौंतरा पहले वहां था, माटी में था, वो उन्होंने ले लिया और वो लखवाड़ में हो गया। तो फिर जब अंग्रेज जो आए तो 4 चौंतरू थे, लखवाड़, नगऊ और मुंदाण और उत्पालटा। ये 24 खतों में राजस्व वसूली करते थे। 4 गांव रावतों के खुद देते थे। ठीक है, वो सीधा राजा को देते हाँ, थे। वो और कौन कौन से गांव थे 4? कोथी, बुरासुआ और रंगियू और छोटाड़। तो ये पूरा टोटल 28 हो गए। 28 हो गए। अब जो ऊपर की जो 11 खते हैं, ऊपर की जो 11 खते हैं, उनका ये था कि भाई जो तो ऊपर के क्षेत्र के लोग हैं, बावर और देवगा, जी जी, ये तो बास्तिल में इकट्ठा करते थे, फिर बास्तिल से आते थे जमा करने के लिए। चाहे वो जो गांव का सियाना वो भी आ जाए साथ, लेकिन इकट्ठे वहां होते थे, पैसा वहां इकट्ठा किया जाता था। तो वजीर के साथ चलते थे, ये वजीर, ये जुड़ता था कि ये वजीर नहीं ये। और जो कणमाण के थे 5 खतों के, वो जाड़ी में इकट्ठे होते थे, ये जाड़ी से चलते। तो इस किस्म से ये 6 कलेक्शन सेंटर थे। अगर आज की भाषा में मैं बताऊं, राजस्व कलेक्शन सेंटर जो है वो 6 थे, बास्तिल, जाड़ी, उत्पालटा और नगऊ, मुंदाण और लखवाड़, ये 4 थे। दोहरा वालों से भी छूट गई, माकटी वालों से भी छूट गई, समझ गए। तो इस तरीके से ये चौंतरू थे। और चौंतरू के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि चौंतरू शब्द क्या है, ये कहां से आया जी? चौंतरू हमारा पुराना वो है। देखिए, जब आप, मैं थोड़ी जरा अपनी भाषा में बोलूंगा, अगर उसको आप जैसे भी हिंदी में उसको ट्रांसलेट करोगे, जो भी, कि मेरे घर में कोई ब्राह्मण आ गया जो दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाते, तो उसके लिए चूल्हा चौका करते थे। तो चूल्हे के पास जो एक थोड़ी सी जगह होती थी, चौका होता था, वो चौका कहते थे उसको, वो चौका हो गया। और घर के चारों तरफ जो बरामदा है उसको चौबारा कहते थे। ठीक है, ठीक है। और जो खुमड़ी मांगड़ी के लिए जो है वो चौरा बनाया जाता था, वहां पर होती थी वो एक पंचायत घर। चौरा का मतलब पंचायत घर, ठीक। फिर किसी का पाप लग गया, दोष लग गया, उसके नाम का भी चौरा बनाया जाता था। ठीक है। चौरे 2 किस्म के, एक तो हो गया तो पंचायत भवन का काम करते थे, और एक चौरा होता था, वो होता था मंदिर के पास। ठीक है। आखिर जो कंप्लीट सत्ता थी वो मंदिर देवता की थी। और एक हो गया वो, क्या नाम है आपका, जो है जो मतलब किसी का कोई दोष लग गया, कोई बात हो गई, कोई ऐसा आदमी गुजर गया जिसका, तो उसने आपके नाम का भी चौरा बना दिया, उसकी याददाश्त में, या उसकी पूजा करनी। कहते उसको पाप थे, लेकिन वो था ये कि भाई किसी आदमी को याद करने का वो एक माध्यम था। तो ये हो गया चौंतरू। जो हमारे वहाँ बहुपत्नी प्रथा चलती है, जिसमें, या बहुपति प्रथा चलती है, दोनों चलती है, जिसमें 4 भाई होंगे तो उनकी एक ही वाइफ होगी, या फिर एक ही आदमी के 2-3 वाइफ होगी। अगर किसी से बच्चा नहीं हो रहा, फिर दूसरी पे
वाइफ लाएंगे वो। तो इस चीज का फायदा क्या था, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या थे?